हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर के आए हैं सेशन नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इसका जो टॉपिक है वो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स है। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई, क्यों आ गया? क्योंकि इसके पहले हमने पढ़ लिया था कि कुछ फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, कुछ डिराइव्ड होती हैं। फंडामेंटल केवल 7 हैं, साथ में 2 सप्लीमेंट्री हैं। केवल कितने होते हैं? 9। उनको आसानी से हम याद रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही बात डिराइव्ड की आती है, वो डिराइव्ड नंबर में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हमने बात किया था कि इनन्यूमरेबल हो जाते हैं, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम बनाया गया, एक ऐसा अरेंजमेंट लाया गया कि जिसमें हम सभी को याद भी रख सकें, आराम से उनको अरेंज कर सकें। इसके लिए हम लाते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। करेक्ट। तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि सिस्टम्स ऑफ यूनिट क्या होता है। जनरली जैसे हम डिराइव्ड की बात करते हैं, बहुत सारी यूनिट्स आती हैं, तो उन सारी यूनिट्स को एक सेट में व्यवस्थित रखने का जो तरीका है, उसी को हम कहते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। करेक्ट। तो अगर हम बात करें सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स क्या होती हैं, तो इनके बारे में अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक क्या होता है, ये कंप्लीट सेट होता है। किसका? ये क्या है? एक कंप्लीट सेट है। कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स, कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स। करेक्ट। ये कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट होगा, जिसमें कौन कौन से होंगे? जिसमें फंडामेंटल भी होगा, जिसमें डिराइव्ड भी होगा, वो सभी इसमें होंगी। और जो ये सेट होता है प्रॉपरली, सेट जैसे आप मैथ में पढ़ते हैं सेट, इस तरह क्या होता है सेट। और इसमें सभी यूनिट जो होती हैं अरेंज की जाती हैं। इसमें कौन होती हैं? इसमें फंडामेंटल और डिराइव्ड दोनों। ठीक है, फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स दोनों, यानी सबका एक कॉम्बिनेशन है। और इसको मिला के हम क्या कहते हैं? कंप्लीट सेट को हम क्या कहते हैं? ये होती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, कि जब सारी यूनिट्स को एक साथ रख लिया जाए एक सेट में, तो हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स। इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। करेक्ट। अब बात आती है कि कितने टाइप का होता है। जो सिस्टम ऑफ यूनिट होती हैं, जो सिस्टम है, ये कितने तरह के होते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये कितने तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं? जनरली अगर हम बेसिकली इनकी बात करें तो कितने होते हैं? 3। ये 3 टाइप के होंगे, 3 टाइप के होंगे। एक होता है आपके पास सीजीएस सिस्टम। ठीक। दूसरा आपके पास होता है एमकेएस सिस्टम। ठीक है। और तीसरा हमारे पास है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम। ठीक है, ये 3 सिस्टम हमारे पास आ जाते हैं। सीजीएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है और एफपीएस सिस्टम है। ठीक है, इनमें से अगर हम इसकी बात करें कि एफपीएस कहाँ से आया है, तो ये एक ब्रिटिश सिस्टम होता है। कैसा सिस्टम होता है ये होता है ब्रिटिश सिस्टम। इसको ब्रिटिश ने बनाया था। ठीक है, लेकिन आजकल के प्रचलन में, आजकल के ट्रेंड में ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम आजकल के ट्रेंड में नहीं है। लेकिन कैसा सिस्टम है? ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये जो हमारे पास सीजीएस सिस्टम होता है, ये कैसा होता है? ये फ्रांस का सिस्टम है, ये फ्रांस से आया हुआ सिस्टम है। और अगर एमकेएस की बात करें तो ये भी कहाँ से आया? फ्रांस से आया हुआ सिस्टम है। ठीक है ना, ब्रिटिश सिस्टम होता है, फ्रेंच होता है और फ्रेंच होता है। करेक्ट। इसको हम सीजीएस क्यों कहते हैं? जब हम लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में मेजर कर लें। ठीक है, जब लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे, तो ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम कहेंगे सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती हैं। दूसरे हमारे पास है कि जिसमें अगर हम लेंथ को किस में मेजर करें? लेंथ को मीटर में मेजर करें, मास को किस में मेजर करें? केजी में मेजर करें, और टाइम को किस में मेजर करें? सेकंड में मेजर करें। तो ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? एमकेएस सिस्टम, मीटर, केजी, सेकंड सिस्टम। ठीक है। तीसरा जो हमारे पास आया, जिसको हम कहते हैं एफपीएस, लेंथ को किस में मेजर करेंगे? फुट में मेजर करेंगे,
मास को किस में मेजर करेंगे, पाउंड में मेजर करेंगे, और टाइम को किस में मेजर करेंगे, सेकंड में मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सीजीएस सिस्टम है, ये एमकेएस सिस्टम है, और ये एसआई सिस्टम हो जाता है। ठीक है ना, 3 सिस्टम ये होते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये सारे सिस्टम अलग अलग, सबसे पहले इसकी बात करें तो ये तो अब ट्रेंड में नहीं है, इसका प्रैक्टिकल यूज भी बहुत ही कम है, तो इसलिए इसका हम यूज ही जब नहीं करते हैं तो सेपरेट हो जाता है। ये जो सीजीएस और एमकेएस सिस्टम है, ये सिस्टम सिर्फ मैकेनिक्स में रह जाते हैं। ठीक है ना, ये सारे पार्ट को, फिजिक्स के सारे पार्ट को कवर नहीं करते हैं। तो एक कंप्लीट यूनिट और लाई गई जो इंटरनेशनली वैलिड है, उसको हम कहते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। कौन सी आती है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, एक चौथी बात आपके पास आती है, कौन सी, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट आपके पास आ जाती है। ये इंटरनेशनली वैलिड है और फिजिक्स के हर पार्ट की यूनिट को इसके अंदर रखा जा सकता है। करेक्ट। अब बात आती है कि इनको हम क्या क्या कहते हैं, इनको और कुछ कहा जा सकता है क्या, तो इसमें से जो आपके पास ये सिस्टम्स हैं, कौन से, सीजीएस, एमकेएस और एसआई, ये तीनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं। कैसे, 10 की पावर से मल्टीप्लाई करके या 10 की पावर से डिवाइड करके। ज़्यादातर क्या होता है, 10 की पावर मल्टीप्लाई, 10 की पावर डिवाइड करके हम क्या करते हैं, इन तीनों को आपस में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये कन्वर्जन जो 10 की पावर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद आता है, इसीलिए इसका नाम होता है कौन सा, मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या फिर कह लिया कि डेसिमल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इनको क्या कहते हैं, इन तीनों को हम क्या कह लेते हैं कि मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या इसी को कहा जाता है डेसिमल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, डेसिमल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो 2 बातें इसके बारे में और हम जानेंगे कि मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं, या कह दिया जाए कि डेसिमल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। इनमें से जो ये ब्रिटिश सिस्टम है, जिसको आप एफपीएस सिस्टम कहते हैं, ये नॉन मीट्रिक होता है, ये मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं होता है। ये कैसा होता है, ये नॉन मीट्रिक होता है, नॉन मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। करेक्ट। तो हमने इतनी बात जान लिया कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है, कौन सा कहाँ से आया है। ये दोनों फ्रांस से, इनको फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट्स कह लेते हैं। ये ब्रिटेन से, यानी इसको ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स कह लेते हैं। सीजीएस, एमकेएस, एसआई, ये तीनों मिलाकर के क्या होते हैं, ये तीनों ही मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं। जबकि जो ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये नॉन मीट्रिक होता है। इसका कन्वर्जन 10 की पावर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके एफपीएस को एमकेएस, सीजीएस में नहीं ले जा सकते हैं, नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए कैसा होता है, नॉन मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। हालांकि आजकल ट्रेंड में अब ये नहीं है, इसका यूज बहुत ही रेयरली होता है, ये ट्रेंड में नहीं है, इसलिए इसको हम बहुत ज़्यादा इस पर हम क्या करते हैं, फोकस नहीं करते हैं। करेक्ट। तो इतनी बात हमने जान लिया कि क्या होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है। अब इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें और जान लेते हैं कि कुछ हमारे पास क्या हैं, बेसिक एसआई सिस्टम्स हैं, बेसिक एसआई यूनिट्स हैं, क्वांटिटीज़ हैं। जरा उनके बारे में देख लिया जाए तो बेसिक दूसरी बात हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं इसमें हम देख लेते हैं कुछ बेसिक एसआई क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स। तो बेसिक क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड देयर एसआई यूनिट्स। तो एसआई सिस्टम इसको हम देखते ही हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़, क्वांटिटीज़ करेक्ट कैसी होंगी, फंडामेंटल। इनकी हो जाएंगी एसआई यूनिट्स, क्या हो जाएंगी, इनकी एसआई यूनिट्स हो जाएंगी। करेक्ट। देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ये होती है फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती है, 7। 1 होती है आपके पास लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और लिखते किससे, स्मॉल m।
दूसरा होता है मास। मास को मेजर किस में करते हैं? किलोग्राम। कैसे लिखते हैं इसको? केजी। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है टाइम। टाइम के लिए क्या यूज करते हैं हम? क्या यूनिट होती है? सेकंड। लिखते हैं किससे? एस से। उसके बाद फोर्थ है करंट। करंट में क्या? इलेक्ट्रिक करंट। इसके लिए एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर के लिए कैपिटल ए। देन उसके बाद आता है नंबर 5। नंबर 5 पे आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी क्या? थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। इसको मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? केल्विन। और लिखते कैसे हैं? कैपिटल के। नेक्स्ट है 6 नंबर पे क्या आता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होता है इसको कैसे मेजर करते हैं? कैंडेला। और कैंडेला को किससे लिखते हैं? कैपिटल सी स्मॉल डी, सी डी। नंबर 7 क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर किसमें होता है? ये मोल। और एब्रीविएट कैसे करते हैं? MOL, मोल। ठीक है, ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की क्या होती हैं? SI यूनिट्स होती हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने एक ये बॉक्स ऐसे बना लिया है। ठीक है ना। तो इसको हमने जान लिया कि फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनकी और क्वांटिटीज हैं। ठीक है ना। इतनी बात हमने यहाँ पे जान लिया। 2 होती है सप्लीमेंट्री। हम 2 सप्लीमेंट्री की बात कर लें अब। क्या होती हैं? 2 होती हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है। सप्लीमेंट्री कितनी होती हैं? ये होती हैं 2। ठीक है ना। कितनी होती हैं? 2 होती हैं। इसमें एक होता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल। ये जो प्लेन एंगल होता है जिसको हम अभी तक पढ़ते चले आए हैं कि दिस इज द इंक्लाइनेशन बिटवीन 2 लाइन्स। ये एक लाइन है OA और दूसरी है OB। इनके बीच का जो इंक्लाइनेशन है इसको हम कहते हैं एंगल या प्लेन एंगल। इसको मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है, इसकी जो SI यूनिट होगी उसको हम लोग कहते हैं रेडियन। क्या होती है? रेडियन। सेकंड होता है सॉलिड एंगल। क्या होता है? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कौन बनाता है? कोई प्लेन बनाता है। कोई प्लेन जो होता है वो सॉलिड एंगल बनाता है। फॉर एग्जांपल कि हमने एक ले लिया फुटबॉल। ठीक है। फुटबॉल का एक स्मॉल एरिया ले लिया, पूरा एरिया उसमें से निकाल दिया, काट करके छोटा सा एरिया मैंने ले लिया, ये स्मॉल एरिया। इनकी पॉइंट को अगर मिला दिया जाए चारों तरफ, एक सिंगल पॉइंट से, इनके सेंटर से मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? एक एंगल फॉर्म होता है सेंटर पे और उस एंगल को हम कहते हैं सॉलिड एंगल। तो एंगल मेड बाय द प्लेन एट ए पॉइंट और एट द सेंटर इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो ये प्लेन बनाता है। ठीक है। कोई प्लेन सेंटर पर या कह दिया जाए किसी पॉइंट पर जो एंगल फॉर्म करता है उसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल होता है। तो जनरली सॉलिड एंगल हमने कह दिया कि भाई ये एक फुटबॉल टाइप को मैंने बना लिया, ये एक बना लिया। ठीक है। फिर हमने कह दिया इसका सेंटर है और इसमें मैंने स्मॉल एरिया ऐसे करके कट कर लिया, ये ऐसे कट किया। कट करने के बाद हमने इसको ऐसे मिला दिया। ठीक। ये इसका सेंटर है, मिला दिया। अब इसमें जो ऐसे बना हुआ है, एक पॉइंट यहाँ मिला दिया, एक यहाँ मिला दिया, एक इस पॉइंट को मिला दिया, एक इस पॉइंट को मिला दिया। ठीक है। चारों पॉइंट हमने मिला दिए। तो चारों पॉइंट में एक हमने कह दिया कि ये यहाँ से मैंने मिला दिया, एक हमने कह दिया कि ये यहाँ से मिला दिया। तो ये जो एंगल यहाँ से ऐसे फॉर्म हो जाएगा उसको हम क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। ठीक है। तो इसको लिखा जाता है किससे? डी ओमेगा से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है ना। डी ओमेगा से इसको हम क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया ds डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। अगर यह एरिया ds है, ये इसका रेडियस r है, तो फार्मूला क्या होता है? डी ओमेगा इज इक्वल टू ds अपॉन आर स्क्वायर, या सिंपली इसको कह दिया जाए कि s अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे s क्या है? ये एरिया है। कौन सा एरिया है? ये एरिया जो एंगल फॉर्म करता है, दिस इज एरिया। ठीक है। इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है?
एसआई यूनिट जो होती है वो होती है स्टेरेडियन। क्या होती है? स्टेरेडियन। और कैसे लिखा जाता है इसको? एसआर से। ठीक है, एसआई यूनिट जो होती है वो स्टेरेडियन होती। कैसे लिखा जाता है? एसआर से। प्लेन एंगल जो होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, हम पहले से जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्या हो जाता है? रेडियन। ठीक है ना, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो भी है बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत पहले से इसको हम पढ़ते चले आ रहे हैं, तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, अब हम चलते हैं कुछ आगे, देखते हैं कि अगर हमें मेजर क्या करना हो, हमें मेजर करना हो अब लेंथ। ठीक है ना, आइए हम चलते हैं भाई, लेंथ को मेजर करेंगे। लेंथ को मेजर करने के लिए लेंथ बहुत छोटी भी होती है, लेंथ बहुत बड़ी भी होती है, लेंथ कुछ मॉडरेट भी होती हैं। तो हम लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ डायरेक्ट मेथड होते हैं, जो डायरेक्टली हम ऑपरेटर्स उठाते हैं, मेजर कर लेते हैं। कुछ हमारे पास डिस्टेंस बहुत बड़ी होती हैं, जिनको हमें इनडायरेक्टली मेजर करना पड़ता है। ठीक है ना, किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू मेजर करना पड़ता है, किसी फार्मूले के थ्रू मेजर करना पड़ता है, लेकिन एग्जैक्टली ऑपरेटर्स उठा के रखें और मेजर कर लें, ऐसा नहीं होता है। तो हम अब कुछ लेंथ की यूनिट्स की बात करेंगे, जिनमें कुछ बहुत छोटी हैं और कुछ बहुत ही बड़ी यूनिट्स हैं। ठीक है ना, आइए तो हम चलते हैं, अब देखते हैं कि जो लेंथ का मेजरमेंट होता है, हम उसके लिए कौन कौन से यूनिट्स का यूज़ करते हैं। करेक्ट, तो आइए ज़रा देखें कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है ना, हम बात किसकी करेंगे? मेजरमेंट ऑफ लेंथ की करेंगे। अच्छा, लेंथ अगर आपको दे दिया जाए कि भाई साइज ऑफ द एटम बताओ, एटम का साइज बहुत छोटा होता है, क्या इसको आप किसी ऑपरेटर से मेजर कर पाएंगे? क्योंकि जब देखा ही नहीं जा सकता है तो मेजर कैसे किया जाएगा ऑपरेटर से? नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि बहुत छोटी लेंथ की यूनिट होगी वह। ठीक है ना, किसी बहुत ही छोटी यूनिट होगी। फिर हमने कह दिया कि ये बताओ आप वेवलेंथ को मेजर करो, क्या वेवलेंथ को आप देख सकते हैं? नहीं, तो क्या मेजर कर पाएंगे डायरेक्टली? ये भी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि ये कैसा है? इनडायरेक्ट मेजरमेंट होगा। ठीक है ना, हमने कहा कि आप माइक्रोब्स का साइज बताओ, आपने कहा माइक्रोब्स हम देख ही नहीं सकते हैं, तो साइज कैसे बताएंगे? मतलब डायरेक्ट मेजरमेंट इसका नहीं होता है। फिर हमने कहा कि ये बताओ अर्थ से सन कितनी दूरी पर है। ऐसा कोई ऑपरेटर्स आपके पास नहीं जिसको यहाँ पे एक पॉइंट रखें, एक पॉइंट वहाँ पे रखें और बता दें मेजर करके कि इतना डिस्टेंस होगा। ये भी करना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ छोटी यूनिट्स हैं, कुछ बड़ी यूनिट्स हैं, जिनका मेजरमेंट डायरेक्टली नहीं किया जा सकता है। तो हम पहले उनकी बात करने चलते हैं जिनको डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता है। करेक्ट, आइए जरा उनकी हम बात करें। तो सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स। ठीक है, सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स। ठीक है ना, सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स। सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात हम करेंगे तो किसकी बात करेंगे? हम पहले लेंथ की बात करते हैं। पहले हम किसकी बात करेंगे? लेंथ की। लेंथ की जो प्रैक्टिकल यूनिट्स होंगी उनकी हम बात करेंगे। ठीक है ना, इनमें से भी हम किसकी बात करेंगे? जो स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करती हैं। किसको मेजर करती हैं? स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने वाली। ठीक है, स्मॉल डिस्टेंसेस को पहले हम मेजर करेंगे। तो स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स हैं, जरा देखिए उनमें से क्या है। उनमें से नंबर 1 होता है फर्मी। फर्मी, ठीक है, फर्मी पढ़ेंगे। फर्मी जो होता है ये किसके लिए होता है? जनरली अगर इसका हम देखें, यूज करें, तो किसके लिए होता है? ये न्यूक्लियर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए होता है। ठीक है ना, इससे हम न्यूक्लियर डिस्टेंसेस क्या करते हैं? मेजर कर लेते हैं। ठीक, आपने पढ़ा होगा, क्लास 12th क्लास में है अल्फा स्कैटरिंग, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो वहाँ आपने देखा कि जो न्यूक्लियस का साइज मेजरमेंट होता है वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से मेजर होता है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच किस में होता है? फर्मी में होता है। इसका मतलब है कि जो फर्मी है ये किसके लिए होता है? जनरली इसका यूज हम न्यूक्लियर डिस्टेंस मेजर करने के लिए करते हैं। किसका? न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, न्यूक्लियर डिस्टेंस मेजर करेंगे। फर्मी से ही हम
जनरली फर्मी से ही क्या मेजर कर लेते हैं, एटॉमिक डिस्टेंस भी मेजर कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि वो पिकोमीटर में आ जाता है, 10⁻12 में आ जाता है, तो उसको इस कैटेगरी में हम नहीं रखते हैं। तो फर्मी में क्या यूज करते हैं हम न्यूक्लियर डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, जनरली न्यूक्लियर का साइज इससे मेजर करते हैं। इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे कि फर्मी का यूज कहाँ होता है, न्यूक्लियर डिस्टेंसेस को मेजर करने में होता है। ठीक है, रिलेशन क्या होता है, 1 FM 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ये रिलेशन याद रखना है हमें, और क्या याद रखना है कि न्यूक्लियर डिस्टेंस मेजर करने में इसका यूज होता है। जनरली आपने देखा कि रेडियस ऑफ प्रोटॉन, जो रेडियस ऑफ प्रोटॉन होता है, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, अगर आप रेडियस ऑफ प्रोटॉन की बात करोगे तो इसकी जो वैल्यू होती है, रेडियस ऑफ प्रोटॉन जो होता है इसकी वैल्यू होती है 1.2 फर्मी। ठीक है, 1.2 फर्मी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखोगे। ठीक है ना। न्यूक्लियर साइज ऑफ द गोल्ड एटम, ठीक है ना, गोल्ड के न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो कितना होता है, वो होता है 41.3 FM, 41.3 फर्मी। तो इन सबको हम क्या करते हैं, मेजर करके रखते हैं, इन सबको हम याद करके रखते हैं। ठीक है ना, ये दोनों ही वैल्यू, जिसमें ये वैल्यू क्या करना है आपको याद रखना है। ये जो वैल्यूज नीचे आ रही है, ये वैल्यूज अभी क्लास 12th वाले पार्ट में जब हम पढ़ेंगे तो ये वैल्यूज ऑटोमेटिक आने लगेंगी, आपको याद हो जाती हैं। ठीक है ना, इतनी सी बात हमने जान लिया। दूसरा हमारे पास है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम है, और दूसरा हमारे पास एक और है जिसको हम कहते हैं नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम है और नैनोमीटर है। इन दोनों का ही जो यूज होता है जनरली वेवलेंथ को मेजर करने के लिए हम करते हैं। ठीक है ना, वेवलेंथ इन दोनों से, एंगस्ट्रॉम से भी और नैनोमीटर से भी मेजर होता है। एंगस्ट्रॉम कितना होता है, एंगस्ट्रॉम की अगर बात करोगे तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, और 1 नैनोमीटर जो होता है, 1 नैनोमीटर स्मॉल एन स्मॉल एम दैट इज इक्वल टू नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। ये इनके बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है, ये भी मुझे पता होना चाहिए। यूज कहाँ होता है, वेवलेंथ को मेजर करने में। ठीक है ना। तीसरी चीज हमारे पास आती है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर जो आता है वो क्या है, माइक्रोमीटर की अगर हम बात करें, माइक्रोमीटर, जो माइक्रोमीटर होता है माइक्रोस का साइज मेजर करने के लिए होता है, और जनरली ये क्या होता है, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। एक रिलेशन आपके पास ये बन करके आ जाता है। ये सभी कन्वर्जन में यूज होते हैं, तो कहाँ यूज होते हैं ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इनमें से ये कन्वर्जन आपसे नहीं पूछा जाता एग्जाम में, कहाँ यूज होते हैं ये बात आपसे पूछा जाता है। ठीक है ना, इतनी बात हम इसमें यहाँ तक याद रखेंगे। आइए कुछ हम प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करते हैं जो बहुत ही लार्ज डिस्टेंस मेजर करती हैं। ठीक है ना, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग द लार्ज डिस्टेंस। ठीक है ना, फॉर मेजरिंग द लार्ज डिस्टेंस, हम लार्ज डिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे इसके साथ। देखिए जरा उसको हम कैसे करेंगे। ठीक है ना, लार्ज डिस्टेंसेस। ठीक है, लार्ज डिस्टेंसेस जो हम मेजर करेंगे उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट ईयर की। नंबर 1 किसकी बात हम करेंगे, हम बात करेंगे लाइट ईयर। लाइट ईयर देखने से लगता है ईयर आगे लगा हुआ है, टाइम का यूनिट लगता है, बट टाइम का नहीं है। एक्चुअली लाइट ईयर जो होता है ये डिस्टेंस का यूनिट होता है। ठीक है ना, डिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम के साथ दे करके पूछ लिया जाता है कौन सा टाइम का नहीं है। ठीक है ना, तो इतनी बात हम यहाँ पर याद रखेंगे। लाइट ईयर क्या होता है, अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में ध्यान दिया जाए तो क्या है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। लाइट जो वैक्यूम में 1 ईयर में डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको हम कहते हैं 1 लाइट ईयर होता है। ठीक है ना, तो अगर इसका मेजरमेंट किया जाए तो हम कहेंगे कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी, या कह दिया जाए कि स्पीड, तो हमने कह दिया कि स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम। ठीक है, फिर हमने लिखा स्पीड ऑफ लाइट, यह कितनी होती है, हमने कह दिया कि ये c है, या कह दिया जाए
कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 1 ईयर। टाइम कितना है? 1 ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, तो टाइम कितना होगा? 1 ईयर। ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू ईयर को कन्वर्ट किया जाए किसमें? सेकंड में। जब इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365.25, ये इसके डेज हो जाएंगे। इंटू 1 डे में कितने आवर होंगे? 24 आवर हो जाते हैं। 1 आवर में कितने मिनट हो जाएंगे? 60 मिनट हो जाएंगे। 1 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। ठीक है, आराम से इसको हमने क्या किया? सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, सेकंड से सेकंड को कैंसिल कर दिया। बचा क्या? मीटर। इसका मतलब लाइट ईयर किसका डिस्टेंस, किसका है यूनिट? दिस इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। जब इसको आप सॉल्यूशन करके ले आओगे तो सॉल्यूशन करने पे आएगा 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है ना, 10⁻15 मीटर। तो 1 लाइट ईयर 1 LY, ये एक आपको रिलेशन मिल जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर, मतलब बहुत बड़ी यूनिट होगी ये। ठीक है ना। दूसरी हमारे पास जो आती है उसको हम कहते हैं AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अच्छा, एक बात और छूट रही इसमें कि इसका यूज़ क्या है? लाइट ईयर है, काफ़ी बड़ी डिस्टेंस है ये। अगर काफ़ी बड़ी डिस्टेंस है तो मेजर कहाँ किया जाएगा? मेजर करने के लिए अगर हम बात करें तो इससे हम स्टार्स के बीच की डिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है ना। इट इज़ यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स। इसका हम यूज करते हैं डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स। इसको मेजर करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। ठीक है ना। तो कहाँ यूज होता है? यूज्ड इन मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करने में इसका हम क्या करते हैं? यूज कर लेते हैं। ठीक है ना। इतनी बात हम याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि लाइट ईयर का यूज कहाँ करते हैं। लाइट ईयर का यूज जो होता है वो स्टार्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करने में यूज होता है। ठीक है ना। नंबर 2 है हमारे पास। अब जो दूसरा हमारे पास आता है लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, वो होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है जिसको हम लोग AU से डिनोट करते हैं, ऐसे कैपिटल A कैपिटल U, AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू सन। अर्थ से सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस। हमने कह दिया कि ये यहाँ पे क्या है? दिस इज द सन, दिस इज द अर्थ। ठीक है, ये क्या आपके पास अर्थ है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, इसका मेजरमेंट जो होगा हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ये 1 AU है। तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू सन इज कॉल्ड लाइट ईयर, सॉरी इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल, क्योंकि इसका कोई मैथमेटिकल आपके पास नहीं है, केवल आप याद कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो इसकी वैल्यू होती 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है ना। इसका जो वैल्यू होता है कितना आता है? वो इतना आ जाता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इतनी हो जाती है। ये करेक्ट। इसका क्या यूज है? यूज कहाँ किया जाएगा? यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट्स। ठीक है ना। इसको क्या करते हैं? यूज्ड इन measuring the distance between planets के बीच के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तीसरी बात हमारे पास आ जाती है अब पैरालैक्टिक सेकंड, जिसका नाम होता है पारसेक। जरा समझिएगा इसे, पारसेक, पैरालैक्टिक सेकंड इसका नाम होता है। पैरालैक्टिक सेकंड। यहां पे भी देखिए
जैसे ही पैरालैक्टिक सेकंड लिखा जाता है ऐसा लगता है जैसे किसकी यूनिट है ये, टाइम की, क्योंकि सेकंड आ गया। लेकिन होता क्या है, ये डिस्टेंस की लार्जेस्ट यूनिट होती है, ठीक है ना। इट इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस को मेजर करने की सबसे बड़ी यूनिट होती है ये। तो अगर हम इसकी बात करें तो जनरली होता क्या है, समझने की कोशिश करें। हमने मान लिया कि ये एक कोई पॉइंट है, ओ है, ठीक है। यहाँ से कोई डिस्टेंस है जिसको हमें कहना है कि ये क्या है, पारसेक है। हमने कह लिया कि यहाँ पे क्या है, ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है। यहाँ से एक डिस्टेंस लिया हमने जिसको मैंने कह दिया कि ये क्या है, आर है। और ये डिस्टेंस लेकर के, ओ को सेंटर लेकर के हमने एक आर्क लगाया, आर्क, क्योंकि आर्क बहुत बड़ा होगा। और आर्क की लेंथ कितनी है, 1 AU, मतलब कहाँ तक है, अर्थ से लेकर के सन तक है। अर्थ से लेकर के कहाँ तक है, सन तक है ये, ठीक है। अर्थ से लेकर के सन तक है, तो जनरली अर्थ से लेकर के सन तक है, तो यहाँ जो ये एंगल फॉर्म करेगा ऐसे, ये एंगल होता है 1 सेकेंड, ठीक है ना, 1 सेकेंड। तो वो डिस्टेंस जिसको लेकर के एक आर्क ड्रा किया जाए, आर्क का लेंथ 1 AU हो और वो आर्क सेंटर पे 1 सेकेंड का एंगल फॉर्म करे, तो दैट डिस्टेंस आर इज कॉल्ड पारसेक। यानी यही जो आर है ये क्या है, यही क्या है, पारसेक है, ठीक है ना, पारसेक। अब इसको निकालोगे कैसे, कैलकुलेट कैसे करोगे, तो एक यूनिट आप जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका रेडियस, तो यहां से लिखोगे रेडियस आर इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाई थीटा, ठीक। आर्क कितना है, 1 AU डिवाइड बाई थीटा कितना है, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड को आप रेडियन में कन्वर्ट करें, SI सिस्टम में कन्वर्ट करें, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा रेडियन। जनरली इसको जब मेजर करोगे तो 1/36 इंटू पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है, 180 रेडियन ये हो जाएगा। इसको जब आप रखेंगे, क्योंकि 1 AU की वैल्यू आप जानते हैं कि ये है, दैट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर डिवाइड बाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से इसको हटाइए, ये हो जाएगा 3600 इंटू 180 डिवाइड बाई पाई की वैल्यू 1.4। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3.08 इंटू 10⁻16, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आती है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है। ये होता है पारसेक, ये होता है 1 पारसेक की वैल्यू, ठीक है ना। ये चीज़ आपको मिल जाती है। 3 वैल्यूज आपको मिलती हैं, एक मिलती है लाइट ईयर, दूसरी मिलती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और तीसरी वैल्यू क्या मिलती है, पारसेक मिलती है, 1.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये तीनों वैल्यूज आपको मिलती हैं। आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी कि पारसेक का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, क्या होता है पारसेक, ठीक है। यहाँ से जो अभी सवाल बनता है, क्योंकि सवाल तक अभी हम नहीं पहुँचे हैं, केवल ये डेटा आप कैसे निकला इसको आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपको क्या करना है, ये डेटा याद रखना है, इस डेटा से आपका काम होगा, ठीक है। तो पहला तो ये आता है सवाल कि ये बताइए इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है। तो क्योंकि 10⁻16 है इसलिए सबसे लार्जेस्ट यही है, और पहले भी हमने कह दिया कि दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द लेंथ, दैट इज द पारसेक, ठीक है। इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने को हो सकता है, ये बताने को हो सकता है कि बताइए, क्या बताइए आप, ये बताइए कि 1 लाइट ईयर डिवाइड बाई 1 AU, ये बताइए कि ये कितना होगा, इसका रेशियो कितना होता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए 1 पारसेक डिवाइड बाई 1 AU, ये रेशियो कितना होता है। जनरली ये दोनों रेशियो अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो ये दोनों रेशियोज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इतना आप याद रखेंगे तो आपका काम हो जाए, क्योंकि एक सवाल आपको ये बनता है, एक सवाल आपसे ये बनता है, और इनका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बनता है। इनमें सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है, सबसे ज़्यादा छोटा कौन है,
इन तीनों में से ये आपको बनता है। ठीक है, इतने सवाल यहाँ से बन करके आते हैं, मतलब इसमें से एक सवाल लगभग ये बन जाता है। ठीक है ना, आगे चलें। तो जनरली हमने क्या देख लिया कि सबसे बड़ा क्या होता है, पारसेक होता है, उसके बाद लाइट ईयर होता है, और उसके बाद क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाता है। ठीक है ना, आइए अब हम चलते हैं कि सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ द मास, मास की कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मास। मास के बारे में तो जनरली हम लोग जानते हैं कि मास की जो यूनिट होती हैं उसमें टन होता है, उसमें क्या होता है, टन होता है। तो आइए सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स किसकी हैं, मास की। ठीक है ना, मास की यूनिट बताएंगे। मास की यूनिट में कुछ बड़ी होंगी कुछ छोटी होंगी। तो सबसे पहले हम बात करें जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है वो होता है टन। 1 टन जो होता है, या इसको हम 1 मीट्रिक टन भी कह लेते हैं, ये होता है 10,000 kg। 1 टन में कितना होता है, 1000 kg होता है किसमें, 1 टन में। उसके बाद आता है 1 क्विंटल। 1 क्विंटल ये कितना होता है, ये होता है 10 टन के बराबर। 1 टन जो होता है, 1 क्विंटल कितना होता है, 100 kg। ठीक है ना। तो 1 टन में कितने क्विंटल हो जाएंगे, हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि 1 टन में कितने क्विंटल हो जाएंगे, 1 टन में हो जाएंगे 10 क्विंटल। ठीक है, 1 टन में 1000 kg, या कहा जाए कि 10 क्विंटल होंगे। 1 क्विंटल में कितना होगा, 100 kg होगा। ये तो सिंपल सी बात है, ये बात आपको पहले से पता है। ठीक है ना। उसके बाद फिर बात आती है दूसरी बात आती है, क्विंटल हो गया। स्लग आप जानते होंगे कि व्हाट इज द यूनिट, व्हाट इज द स्लग, स्लग क्या चीज़ है। ठीक है, स्लग के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, लेकिन इसको जानना हमारे लिए कॉम्पिटिटिव में जानना बहुत ज़रूरी होता है। जो 1 स्लग होता है वो कितना होता है, 1 स्लग इज इक्वल टू 14.57 kg। याद रखना है, 14.57 kg जो होता है वो क्या है, स्लग है। ठीक है, इसके बाद आता है पाउंड। 1 पाउंड, 1 LB, इसको लिखा जाता है स्मॉल l स्मॉल b, 1 LB। ठीक है, जो 1 पाउंड होता है जनरली वो 1 LB से लिखा जाता है। और क्या होता है, ये ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। तो ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट में हम मास को पाउंड में मेजर करते हैं। 1 पाउंड इज इक्वल टू, 1 पाउंड जो होता है 1 LB होता है, और 1 LB में कितने kg होता है, दैट इज इक्वल टू 0.4536 kg। ठीक है ना, 1 LB में कितना होता है, इतना होता है। ये दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इनको हम क्या होता है, हमारे डेली लाइफ में यूज नहीं होता है, और जब यूज नहीं होता है तो हम इनको भूल जाते हैं। तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास CSL। CSL इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द मास। 1 CSL इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन। सन के मास का 1.4 टाइम्स, दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द मास। और CSL को क्या कहा जाता है, चंद्रशेखर लिमिट। CSL इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द मास की सबसे बड़ी यूनिट होती है। ठीक है ना। अब बात आती है कि छोटी यूनिट जो प्रैक्टिकली बहुत यूज होती है, क्योंकि बीच में क्या आता है, kg आता है, ग्राम आता है, मिलीग्राम होता है, ये सब आप जानते हैं। ये सब प्रैक्टिकली यूज हमारे डेली लाइफ में होता है, डायरेक्टली मेजर्ड होता है। तो इन सबको हम क्या करते हैं, जानते हैं। एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो प्रैक्टिकली यूज होती है, जो जनरली हम बहुत कम जानते हैं, होती है वो AMU होता है। AMU एटॉमिक मास यूनिट। AMU एटॉमिक मास यूनिट, इसको लिखा जाता है 1U। और ये होता कितना है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये शॉर्टेस्ट यूनिट होती है मास की।
और ये क्या होती है, लार्जेस्ट यूनिट होती है। तो जनरली इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो है ये किसको मेजर करता है, जनरली ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस को मेजर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इतना होता है, ठीक है ना, इतने ऑर्डर का मास उनका होता है। तो हमने देख लिया कि जो प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मासेस थे, कुछ यूनिट्स हमारे पास थी, जिनमें से एक ये CSL जानना बहुत ज़रूरी है, एक ये आपको स्लग जानना बहुत ज़रूरी है, और आपको पाउंड जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन सब की वैल्यू 1 स्लग इज इक्वल टू 14.57 kg, 1 पाउंड इज इक्वल टू 1 LB इज इक्वल टू 0.4536 kg होता है। 1 CSL इज इक्वल टू 1.4 इंटू मास ऑफ द सन, ये इसकी लार्जेस्ट यूनिट होती है, करेक्ट। इतनी बात हम याद रखेंगे अपने साथ। अब बात आती है, एक लास्ट बात आती है इसमें आज के लेक्चर में, उसको हम कहेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग द टाइम। टाइम को मेजर करने की कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं, ठीक है ना। हमने क्या लिया, हमने लेंथ लिया, फिर हमने क्या लिया, मास लिया, अब हम क्या लेंगे, इसमें टाइम ले आएंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग द टाइम, टाइम को मेजर करिए, प्रैक्टिकल यूनिट्स। वॉच नहीं है तो हम कैसे मेजर करेंगे, इसमें आता है सोलर डे। नंबर 1 कौन सा आता है, सोलर डे। सोलर डे आता है, ठीक है ना। सोलर डे के बारे में अगर बात किया जाए तो जो हमारा अर्थ है वो किस तरह से मूव करता है, किस तरह से घूमता है। जनरली अगर अर्थ के बारे में हम बात करें तो ये हमारी अर्थ है, ये हमारी क्या है, अर्थ है। अर्थ का अपना ये क्या है, एक्सिस है, जिसके अराउंड ये घूमती है, ठीक है ना। ये अर्थ अपने एक्सिस पे इस तरह से घूम रही है। इसका जो अपने रोटेशन, एक रोटेशन को पूरा करने में जो टाइम लगता है वो सोलर डे होता है, लेकिन वो जो रोटेशन होता है दैट रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू द सन, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द सन इज कॉल्ड सोलर डे, ठीक है ना। ये होता है सोलर डे। और 1 सोलर डे कितना होता है, 1 सोलर डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, ठीक है ना। कितना होता है, 24 आवर्स होता है। जनरली जिस दिन की हम बात करते हैं, जो दिन हमारे डेली लाइफ में होता है वो क्या होता है, सोलर डे होता है, ठीक है ना। दूसरी बात आती है सेड्रियल डे। अगर हम सेड्रियल डे की बात कर लें, सेड्रियल डे, ठीक है ना। ये जो सेड्रियल डे होता है ये क्या होता है, अब जो यही अर्थ है अभी तक किसके रिस्पेक्ट में थी, ये घूम रही थी, सन के रिस्पेक्ट में घूम रही थी, लेकिन अब हम कहें कि ये कोई डिस्टेंट स्टार है, हम उसके रिस्पेक्ट में इसको ले रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जिसका होगा टाइम पीरियड वो क्या होता है, सेड्रियल डे होता है। तो हम कहें कि टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंट स्टार इज कॉल्ड सेड्रियल डे। और जब इसकी बात आती है तो ये जो सेड्रियल डे होता है ये सेड्रियल डे 24 आवर नहीं होता है, जनरली इसका कोई विशेष डेटा हमारे पास नहीं होता है, क्योंकि डिस्टेंट स्टार कौन सा है ये फिक्स नहीं है, इसलिए इसका कोई डेटा भी आपके पास नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है लीप ईयर। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम उनकी बात कर रहे हैं। लीप ईयर भी आप जानते हैं कि ऐसा ईयर जिसमें फरवरी 29 डेज की हो, या कह दिया जाए कि ऐसा ईयर जो 4 से डिविजिबल हो, उसको हम कहते हैं लाइट ईयर, ठीक है, उसको हम कहते हैं लीप ईयर। तो लीप ईयर वो ईयर होता है जो 4 से डिविजिबल हो और उसकी जो फरवरी है वो 29 डेज की हो, तो ऐसे ईयर को हम कहते हैं कि लीप ईयर होता है, ठीक है ना। ऐसा ईयर जिसका जो ईयर है वो 4 से डिविजिबल हो जाए और उसमें फरवरी 29 डेज की हो, तो हम कहेंगे कि वो क्या होता है, लीप ईयर होता है, ठीक है ना। इतनी बात हमने जान लिया। नेक्स्ट हमारे पास है लूनर मंथ। ये बहुत ज़रूरी है, जो लूनर मंथ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पे सवाल आता है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो लूनर डेज पे लगता है, लूनर मंथ पे लगता है कि लूनर मंथ क्या होता है, टाइम पीरियड आपको वहां से निकालना होता है।
जनरली हमने कह दिया कि ये क्या है, हमारी अर्थ है, और ये है आपके पास ऑर्बिट, जिसमें क्या मून है वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। तो टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड लूनर मंथ, ठीक है ना। क्या होता है, लूनर मंथ, ठीक है ना। लूनर मंथ की बात हम करते हैं, लूनर मंथ, और ये होता है 27.3 डेज, ठीक है ना। ये क्या होता है आपके पास, लूनर मंथ हो जाता है। इतनी बात हम याद रखेंगे। एक बात आता है सोलर ईयर। सोलर ईयर क्या होगा, सोलर ईयर की बात करें, सोलर ईयर, इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज कॉल्ड सोलर ईयर। और जनरली जो सोलर ईयर होता है ये कितना होता है, ये कह दिया जाए कि वन सोलर ईयर इज इक्वल टू वन सोलर ईयर इज इक्वल टू 365.25 इंटू एवरेज सोलर डेज, सोलर डेज, ठीक है ना। इतनी बात हम और याद रखेंगे, क्योंकि जिस ईयर की आप बात करते हैं, जिसकी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि 365.25 डेज होते हैं, हम इसी की बात जनरली किया करते हैं हमेशा, लेकिन एक्चुअल में नाम क्या होता है, सोलर ईयर होता है, जिसको आप 1 ईयर कहते हैं, करेक्ट। तो हमने इतनी बातें इसमें जान लिया है, इतने सारे हमने इसमें जान लिया है कि क्या होते हैं ये प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ द टाइम। प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम जो सबसे छोटा होता है वो कितना होता है, प्रैक्टिकल यूनिट यानी स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड सेक। क्या होता है, सेक, और 1 सेक इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। इतनी बातें हम याद रखेंगे। इसमें से कोई डाउट हो अगर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। और इसमें अगर कुछ और चीज़ें बढ़ाना है या ड्यूरेशन बढ़ाना है कि और लंबे लेक्चर्स बनाए जाएं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं।